अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो कॉजेज हैं उनके बारे में बात की थी कि जिनके कारण हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आती हुई दिखाई देती है। जब हम इससे नेक्स्ट पार्ट में जब हम आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो उसमें इंटेलेक्चुअल जो कॉजेज हैं, जो ये कहा जाता है कि इस समय यूरोप में रेनेसां, रिफॉर्मेशन ऐसी घटनाक्रम दिखाई दे रहा है जिससे फ्री थिंकिंग, नई तरह की सोच, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट आदि जो है वो हमें दिखाई देने लगती है। और जिसके कारण ये कहा जाता है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है उसका प्रभाव, आइडियाज और थिंकर्स का जो प्रभाव है, जो रैशनल और टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी पे बेस पर आधारित है, उनका प्रभाव भी ये कहा जाता है कि जो फ्रांस है उस पर पड़ने लगता है, और जिसका प्रभाव ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें दिखाई देने लगता है। और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हम इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से जो आप ये कह सकते हैं बुद्धिमान जो वर्ग था, या आप कह सकते हैं कि ऐसे लेखक जो कि अपनी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रभावित कर सकते थे, वो भी ये कहा जाता है कि इस एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, जिसके कारण ये कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें आती हुई दिखाई देती है। और एक तरीके से सोसाइटी को ये जो मिरर ऑफ द सोसाइटी है, उसके उसको इस तरीके से देखा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। बहुत से लोगों ने इस समय जो साहित्य लिखा, वही आगे चलकर ये कहा जाता है कि एक इंटेलेक्चुअल रूप से इसको दिशा देता है। कि जब हम इसी में जब इंटेलेक्चुअल रूप से कॉजेज की जब हम बात करते हैं, द फिलोसफर वर द प्रोफेट्स ऑफ द रेवोल्यूशन, जो जो दार्शनिक हैं उन्हें भगवान के तौर पर आप ये देख सकते हैं, देवदूत के तौर पर रेवोल्यूशन का माना जाता है। और जब हम प्रमुख फिलोसफर्स की बात करते हैं, तो उसमें मोंटेस्क्यू एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर दिखाई देता है। ये आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस में रहने वाला एक व्यक्ति था, जिसका संबंध ये कहा जाता है कि एक कुलीन वर्ग से था, लेकिन धीरे धीरे ये कहा जाता है कि प्रारंभ में यही व्यक्तित्व जो है पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि जो इंग्लैंड की जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उससे प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। और इसी के द्वारा ये कहा जाता है कि पर्शियन लेटर्स और स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी कि जो आप ये कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ की जो कानून की जो आप ये कह सकते हैं आत्मा नामक जो पुस्तक है, और पर्शियन जो लेटर्स हैं उसमें उन्होंने विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो पृथक्करण की जो बातें हैं उसको लिखा, उसके बारे में बताया। और ये वर्ल्ड की उस समय कहा जाता है कि बेस्ट सेलिंग बुक्स में भी इस स्पिरिट ऑफ लॉज जो है उसको उसको शामिल किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि लगातार 22 जो आप ये कह सकते हैं संस्करण इसके बेचे गए। और ये आप ये कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक आत्मा के तौर पर दिखाई देता है, जो कि पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अतिरिक्त जब हम रूसो की जब हम बात करते हैं, तो रूसो एक अन्य दार्शनिक दिखाई देता है, जो कि जिसका एक जिसकी आप कह सकते हैं कि एक फेमस जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरी तरीके से सामाजिक जो आप कह सकते हैं संबंधों के बारे में बता सकते हैं। कन्फेशंस है, एमाइल है, इसके अतिरिक्त द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है। ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो रूसो के आप कह सकते हैं कि दर्शन में देखी जा सकती है। और ये रूसो ही जो है, ये पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नागरिकों के समाज की जो उत्पत्ति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बतलाता है, मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है, जैसे कि कोटेशन है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन द चांस। ये रूसो की एक ये कहा जाता है कि प्रमाणिक कृति है। और आने वाले समय में ये कहा जाता है कि रूसो के द्वारा ही ये बताने की बात की गई कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इन इक्वलिटी के बारे में भी रूसो के द्वारा बहुत कुछ लिखा गया। दैवीय उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसका विरोध रूसो के द्वारा किया गया। और आगे चलकर नेपोलियन ने भी ये कहा जाता है कि रूसो को ही प्रमाणिक रूप से स्वीकार किया, या रूसो को प्रमाणिक रूप से रूसो से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम अन्य एक दार्शनिक, जिसमें हम वोल्टेयर की जब हम बात करते हैं, ये एक अन्य दार्शनिक जो है यूरोप की क्रांति के साथ महत्वपूर्ण रूप से कहा जाता है जुड़ा हुआ था, जो कि एक लेखक था, आलोचक था और व्यंगकार था, नाटककार था, जिसने ये कहा जाता है कि सामाजिक कुप्रथाओं पर, राज्य पर, चर्च पर ये कहा जाता है कि उनकी जो गलत जो नीतियां थी उन पर ये कहा जाता है कि प्रहार किया, चोट किया। और व्यंग के तौर पर उसने अपनी कृतियों में ये कहा जाता है कि उसने बहुत कुछ लिखा। उसने लेटर्स ऑन द इंग्लिश फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, एसे टू द मैनर्स एंड स्पिरिट ऑफ नेशन, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस इत्यादि जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा। और इन सभी पुस्तकों में
वोल्टेयर ने ये कहा जाता है कि जो फ्रांस की जो वास्तविक जो स्थिति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत आप ये कह सकते धरातल पर ये कहा जाता है उसको लिखने का कार्य किया और इसीलिए वोल्टेयर को फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक प्रोफेट के तौर पर भी देखा जाता है। इस तरीके से हम वोल्टेयर जो कि एक अन्य दार्शनिक के तौर पर हम उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से वोल्टेयर जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से दिद्रो की जब हम बात करते हैं तो एनसाइक्लोपीडिया बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस, रिलीजन, मोरालिटी एंड इकोनॉमिक्स इत्यादि पर यह कहा जाता है कि शब्दकोश की रचना की, जो कि ये कहा जाता है कि पहले वाले जो विचारक थे उनसे प्रभावित थे। फ्रांस की जनता में ये एक लोकप्रिय एक आप ये कह सकते हैं एक व्यक्ति था जिसने निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक आप ये कह सकते हैं असमानता, इंटॉलरेंस, चर्च के अधिकारों और आप ये कह सकते हैं कि सामान्य जो पद्धति है, अनुचित जो कर व्यवस्था है इत्यादि की ये कहा जाता है कि आलोचना की और इसके बारे में अपनी जो आप ये कह सकते हैं कि जो लेखनी है, अपनी जो पुस्तकें हैं उसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने लिखना शुरू किया, जिससे कहानी सामान्य जनता में ये कहा जाता है कि बहुत पॉपुलर थे। इसी तरीके से जब हम अन्य अन्य दार्शनिकों की जब हम बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि तुर्गो, क्वेसने, गौरने ये सभी कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो उस समय की बातों के बारे में ये कहा जाता है कि लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि धार्मिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजी आप ये कह सकते हैं कि तौर पर या आप ये कह सकते हैं सांस्कृतिक तौर पर फ्रांस की जनता को अवेयर करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है और ये पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हुए जब हम दिखाई देते हैं कि इस तरीके से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इंटेलेक्चुअल कोजेज के साथ किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हुआ देखते हैं और किस तरीके से जब हम उसके धार्मिक या तत्कालिक जब हम कारणों की जब हम बात करते हैं तो अनेक जो विद्वान हैं, लेखक हैं, वो उसको उसी तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई देते हैं। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब हम आप ये कह सकते हैं कि इमीडिएट जब हम कोजेज की बात करते हैं कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इमीडिएट कोज के रूप में हमें दिखाई देता है, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें इन कारणों के साथ जुड़ते हुए जो पूरा जो घटनाक्रम है उसके साथ हम अपने आप को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब हम इन सब कारणों कलेक्टिव रूप से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी दिशा में आगे बढ़ता है और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को इससे आगे बढ़ता हुआ जब हम उसके आप हम कहें कि उसके प्रोग्रेस की बात के बारे में बात करें या हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब हम आर्थिक संकटों की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करें तो अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है उसका एक बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्वतंत्रता और समानता जो एक स्लोगन है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से आया। बहुत से फ्रेंच के जो सैनिक हैं वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में भाग लेने गए और जिसके फलस्वरूप जब लौट कर फ्रांस में आए तो फ्रांस की स्थिति को सुधारने की कोशिश उनके द्वारा की गई और बहुत से सैनिकों ने रेवोल्यूशन में भाग लिया। इसी तरीके से जब हम ब्रिटिश शासन के जो 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र की जब हम बात है जिसको मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर अपने लेखनी में लिख रहे हैं वहां से भी एक प्रभाव जो है सकारात्मक पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आयरलैंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें गैटेन के नेतृत्व में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन हुआ और जिसमें ये कहा जाता है कि 1779 से 1782 के बीच में जो ये संघर्ष चला उस संघर्ष के बाद कहा जाता है कि आयरलैंड के जो लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि कुछ अधिकार जो हैं प्राप्त हुए। इसी तरीके से जब हम तत्कालिक कारणों की बात करते हैं जिसमें हम इमीडिएट जो कोजेज हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें तत्कालिक जो कारण है उसमें हमें जो आर्थिक जो स्थिति है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की दिखाई देती है और उस आर्थिक रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आर्थिक जो घटनाक्रम चला उसने किस तरीके से ये कहा जाता है कि प्रभावित किया, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रोग्रेस की बात करते हैं या तत्कालिक कारणों की बात करते हैं, जो हम इसी तरीके से जब हम इमीडिएट कोजेज में जब हम जाते हैं कि किस तरीके से जब हम इन सब घटनाक्रम के बाद जब हम इमीडिएट कोज देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब हम
जो इमीडिएट जो कोज हैं वो किस तरीके के थे। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो एक प्रमुखता के साथ हमें इसमें दिखाई देता है। और जब हम इसकी शुरुआत जब हम करते हैं तो 1774 से इसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है, जब लुईस 16 के समय में हम देखते हैं कि जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए तुर्गो को ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, जो कि एक आप ये कह सकते हैं कि एक योग्य व्यक्ति था और जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। और तुर्गो के द्वारा ये कहा जाता है कि कुछ सुधार जो है वो अपनाए जाने की जो बात है वो ये कहा जाता है कि दिखाई देने लगी, और जिसके कारण ये कहा जाता है कि यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है दिखाई देने लगी। जैसे मैंने कहा कि तुर्कों ने जब सुधार की बात की तो उसने जो सरकारी जो प्रतिबंध है उनको हटाने की बात की, व्यापार वाणिज्य को बढ़ोतरी की बात की, राज दरबार का जो खर्च है उसको कम करने की बात उसके द्वारा की गई, और जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि किसानों को जो बेगार लेने की जो प्रथा है उसको बंद किया गया, शिल्प संग्रहों के जो अधिकार है उसको समाप्त किया गया, और इस तरीके से धीरे धीरे तुर्कों के द्वारा जो फ्रांस की स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन ये कहा जाता है कि मेरी के प्रभाव के कारण अंततः ये कहा जाता है कि तुर्कों को उसके पद से हटा दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है उसके पश्चात नेकर को ये कहा जाता है कि फ्रांस का जो वित्त मंत्री जो है वो नियुक्त किया गया, जिसने ये कहा जाता है कि तुर्कों के कुछ सुधारों को स्वीकार किया गया, लेकिन ये कहा जाता है उसने खर्च जो ऋण ना लेने की जो नीति थी वो उसने अपनानी शुरू की। और इसी समय स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका का चल रहा था, जिसके कारण फ्रांस के बहुत से लोग उसमें भाग लेने गए, विशेषकर सैनिक, जिससे आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होने लगी, जिसके कारण ये कहा जाता है कि तुर्कों तुर्कों की तरह ही नेकर ने सरकारी खर्च की जो कटौती है उसको उस पर बल दिया, और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि राज्य द्वारा जो लिए जाने जो भेंट है, उपहार है, पेंशन है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की। बहुत से जो फालतू अधिकार हैं उनको हटाने की बात उसके द्वारा की गई है, प्रोटेस्टेंटों को अधिकार दिलाने की बात उसके द्वारा की गई है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि कैथोलिक और जो राज परिवार के जो लोग हैं, निवासी हैं, विशेषकर जो मैरी और उसके समर्थक जो लोग थे वो उसके प्रभाव से नेकर को भी ये कहा जाता है कि अंतिम रूप से पद छोड़ना पड़ता है। इसी के अतिरिक्त फ्यूरी और मैनेस जो हैं, दो अन्य नेकर के बाद ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। 1788 में जोली द फ्यूरी वित्त मंत्री बनाया जाता है, और जिसके कारण ये कहा जाता है बहुत ज्यादा कुछ ये कहा जाता है कि वो सुधार नहीं ला सका, वो एक चापलूस व्यक्ति था और पूरी तरीके से मैरी के अनुसार ही कार्य करता था। इसी समय ये कहा जाता है कि फ्यूरी के बाद ओरमेनस मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, जिसने भी ये कहा जाता है कि फ्रांस की जनता पर कोई कर जो है नहीं लगाया, शाही खर्च में कटौती करने और खुले बाजार में ऋण लेने की नीति उसके द्वारा अपनाई गई, जिससे फ्रांस की स्थिति और अधिक बिगड़ी और जिसको अंत में उसको भी इस्तीफा देकर जाना पड़ा। इसी तरीके से ओरमेनस के बाद कैलोन जो है वो लुईस 16 के काल में मंत्री बनता है, जिसने ये कहा जाता है कि 4 वर्षों में लगभग ये कहा जाता है कि 90 करोड़ रुपया ये कहा जाता है उसने कर्ज के रूप में लिया, और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि वो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है उसको दूर नहीं कर पाया। और इस समय कहा जाता है कि कैलोन पर अत्यधिक जो दबाव है, जो पादरी और कुलीन वर्ग का जो दबाव है वो लगातार ये कहा जाता है कि बढ़ रहा था, जिसके कारण अंतिम रूप से ये कहा जाता है कि और अधिक कर लगाने की जो बात है वो कैलोन ने राजा के समक्ष रखी। लेकिन राजा ने जब कर लगाने की बात की तो स्टेटस जनरल की सभा के बगैर ये कहा जाता है कर लगाने की जो बात है वो पूरी नहीं हो सकती थी, जिसके कारण ये कहा जाता है कि कैलोन को भी वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया। कैलोन के बाद ये कहा जाता है कि ब्राइन जो है वो अन्य जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जो है वो फ्रांस का बनाया गया, और ब्राइन ने भी ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री बनते ही उसने ये कहा जाता है कि जो भूमि कर और स्टैम्प कर जो लगाने का जो सुझाव है उसने रखा, जिसके कारण ये कहा जाता है कि स्टेटस जनरल के साथ ये कहा जाता है कि उसके सुझावों को अमल में लाने के लिए पार्मा जो पेरिस की पार्लियामा है उसके पास ये कहा जाता है उसके सुझाव को भेजा गया। पेरिस की पार्लियामा ने नए जो कर हैं वो लगाने से मना कर दिया और ये कहा कि नए कर लगाने का जो अधिकार है वो केवल स्टेटस जनरल के पास ही है, और स्टेटस जनरल ही कर लगा सकता है और इसके लिए उसको सभा को बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए ये कहा जाता है कि राजा के द्वारा 8 मई 1788 को घोषणा की गई
कि 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके लिए प्रतिनिधि का जो चुनाव है वो करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। और उसके बाद ये कहा जाता है कि ब्राइन को वित्त मंत्री पद से हटाया गया और नेकर को ये कहा जाता है कि दोबारा से फ्रांस का वित्त मंत्री बना दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि फ्रांस में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन है उसका जो घटनाक्रम है वो चलने लगता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि जैसे ही स्टेटस जनरल की जो सभा बुलाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, जैसे मैंने कहा कि स्टेटस जनरल एक सबसे पुरानी संस्था थी, 1614 के बाद उसका कोई आप ये कह सकते हैं सेशन नहीं बुलाया गया। और उसके बाद ये कहा जाता है कि स्टेटस जनरल को 175 वर्ष के बाद उसकी सभा बुलाई जानी थी, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। 25 वर्ष से अधिक व्यक्ति का जो आप ये कह सकते हैं पुरुष जो था वो ये कहा जाता है कि इस चुनाव में भाग ले सकता था। जब हम स्टेटस जनरल की सभा के गठन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 1200 सदस्य होते थे। 300 सदस्य जो हैं कुलीन वर्ग से, 300 पादरी वर्ग से और 600 जो सदस्य होते थे वो सामान्य जनता से थे। लेकिन स्टेटस जनरल के जो मत का जो निर्णय है वो 2 सदन की सहमति से होता था और जिसमें आमतौर पर पादरी और कुलीन वर्ग जो है एक दूसरे के साथ मिल जाते थे, जो संख्या में कम होने के बावजूद भी अपनी बातों को मनवाने में सफल हो जाते थे। और इस प्रक्रिया के बाद ये कहा जाता है कि 1214 के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो किया गया, जिसमें से 285 सदस्य जो है कुलीन वर्ग से, 308 सदस्य पादरी वर्ग से और 531 सदस्य जो है साधारण वर्ग से चुनकर आए गए। और उन्हीं से ये कहा जाता है कि स्टेटस जनरल की जो सभा है, सेशन जो है वो बुलाए जाने की बात की जाती है। और जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि 5 मई 1789 को 8 बजे स्टेटस जनरल का जो सभा है वो शुरुआत होती है और उसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि तीनों सदस्य सदन जो है वो बुलाए जाने की बात की जाती है। लेकिन थर्ड जो सदन जो था, जो आप ये कह सकते हैं सामान्य जो साधारण जो वर्ग के जो लोग थे उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। और यहीं से ये कहा जाता है कि संघर्ष की शुरुआत होती है। और जिसके फलस्वरूप जो तीसरा जो वर्ग, जो थर्ड ऑर्डर जो थे, जो सामान्य जो वर्ग था वो लगातार इस बात को बोल रहा था कि वो सामान्य जनता के साथ, ये कहा जाता है कि वो दोनों सदन के साथ बैठकर किसी भी निर्णय पर भाग लेंगे। जिसके बाद ये कहा जाता है गतिरोध बढ़ता है और ये गतिरोध ये कहा जाता है कि लगातार बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1789 को जो तीसरा जो सदन था उस अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर की जाती है और दोबारा से राजा को अल्टीमेटम दिया जाता है कि यदि तीनों सदन को साथ मिलाकर यदि वो बैठक नहीं करते हैं तो सभी कुछ जो निर्णय है वो राष्ट्रीय जो सभा है वो लेना शुरू कर देगी। जिसके बाद गतिरोध और अधिक बढ़ता है और ये गतिरोध तब और अधिक बढ़ने लगता है जब कुछ पादरी वर्ग के लोग अपने वर्ग से निकलकर, पादरी वर्ग से निकलकर सामान्य जनता के साथ जुड़ने लगते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप जो घटनाक्रम है वो और अधिक चेंज में आने लगता है। राष्ट्रीय सभा के द्वारा ये कहा जाता है कि सदन में बैठक के लिए ये कहा जाता है कि प्रयास किया जाता है कि 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा के लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि सभा भवन के दरवाजे नहीं खोले जाते और वहीं पर ये कहा जाता है कि एक नजदीक का जो टेनिस कोर्ट है वहां पर जाकर ये कहा जाता है कि लगभग जो 600 प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय सभा के वो शपथ लेते हैं। और इस शपथ में ये कहा जाता है कि भविष्य में जो संविधान है उस संविधान को बनाने की बात ये कहा जाता है कि उनके द्वारा की जाती है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो ये कहा जाता है कि जो अधिवेशन है, शाही अधिवेशन है, उसकी जो शुरुआत है वो बढ़ने लगती है। राजा के द्वारा ये कहा जाता है कि जो तीसरा वर्ग है, राष्ट्रीय सभा जो है उसकी बहुत सी मांगों को जो स्वीकार है उसको करने की बात दिखाई देती है। जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि 23 जून 1789 को तीनों वर्गों की जो सभा बुलाने की बात जो है वो की जाती है। जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि लगातार जो तीसरा सदन जो था, तीसरा वर्ग था, वो लगातार ये कहा जाता है कि आगे बढ़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि पहले 2 वर्गों राजा की आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी कारण लगातार ये कहा जाता है कि जो घटनाक्रम है वो बिगड़ने लगता है और जिसके परिणाम स्वरूप 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा के द्वारा अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया जाता है। 11 जुलाई 1789 को सम्राट ने जो वित्त मंत्री जो है नेकर को पद से हटाया। लेकिन नेकर ने पद से हटने से पहले फ्रांस की जो वास्तविक जो आर्थिक स्थिति है उसकी जो प्रतिलिपि है उसको फ्रांस की जनता तक पहुंचा दिया और ये बता दिया कि फ्रांस की जो दुर्दशा है उसका कारण जो है
वो सामान्य जनता नहीं है, बल्कि फ्रांस के कुछ बड़े प्रभावशाली लोग हैं, जिसके कारण फ्रांस आर्थिक रूप से त्रस्त है और फ्रांस की जनता बदहाली पर जीवन जी रही है, जिसके फलस्वरूप फ्रांस की जनता में आक्रोश बढ़ता है और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर अधिकार करके ये कहा जाता है कि फ्रांस की, आप ये कह सकते हैं कि राज्य क्रांति की शुरुआत होती है। बास्तिल जो है एक किला है पेरिस से कुछ दूरी पर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। अधिकांश फ्रांस की आर्मी का गोला बारूद भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर रखा हुआ था। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जनता के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि बास्तिल के दुर्ग को जीत कर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपना प्रभाव जो है वो स्थापित किया जाए, जिसके फलस्वरूप 14 जुलाई 1789 को पेरिस की एक भीड़ ने बास्तिल पर आक्रमण किया और वहाँ के जो आप ये कह सकते हैं कि केयर टेकर जो था, उसको हराकर ये कहा जाता है कि बास्तिल के दुर्ग पर अधिकार किया और वहां से राजनीतिक बंदियों को छुड़ाया। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बास्तिल का पतन ही फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ माना जाता है। 17 जुलाई को ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय सभा के तिरंगा जो झंडा है उसको स्वीकार कर लिया गया और इस तरीके से ये कहा जाता है कि एक नई तरीके से जो जो फ्रांस की क्रांति है उसकी जो शुरुआत है उसका 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 आगमन होने लगता है। बास्तिल के पतन के पश्चात फ्रांस की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो सरगमी से आगे बढ़ती है, तेजी के साथ आगे बढ़ती है। भुखमरी जो है वो लगातार आगे बढ़ने लगती है। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र जो है उसको समाप्त कर दिया गया। जनता जो है वो लगातार ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं क्रांति के साथ जुड़ी हुई थी और इस पूरे घटनाक्रम में ये कहा जाता है कि जो अराजकता की जो लूट खसोट और अराजकता का जो बोलबाला है वो बढ़ने लगता है। इसी समय फ्रांस में पेरिस से लेकर वर्साय तक महिलाओं के द्वारा रोटी की मांग को लेकर ये कहा जाता है कि जुलूस निकाला जाता है, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस से लगभग 10,000 जो महिलाओं का जुलूस जो वर्साय के राजमहल तक गया और वहां से राज परिवार के सदस्य राजा रानी और राजकुमार को वापस ये कहा जाता है कि पेरिस लेकर उनके द्वारा आया गया और वास्तविक स्थिति जो है उसके बारे में जानकारी दी गई। और इस तरीके से ये कहा जाता है कि फ्रांस का जो राजवंश था उसको ये कहा जाता है कि एक तरीके से कैद करके फ्रांस में कहा जाता है कि क्रांति की जो शुरुआत है वो दिखाई देने लगती है और इस तरीके से एक नई तरह का जो घटनाक्रम है वो हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात ये कहा जाता है राष्ट्रीय सभा के द्वारा 1789 से लेकर 1791 तक बहुत से जो कार्य हैं वो किए जाते हैं और यहीं से ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आगाज जो है वो दिखाई देता है। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, जब हम प्रभाव की बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के किस किस से प्रभाव जो है वो देखे जा सकते हैं, तो उन प्रभावों की जब हम बात करते हैं तो बहुत से जो प्रभाव हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि चाहे वो बास्तिल का पतन हो या टेनिस कोर्ट की शपथ हो और इसी तरीके से आगे का जो घटनाक्रम है वो जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जो 1789 से 1791 तक जो कार्य करती है, जो फ्यूडलिज्म को हटाती है, दास प्रथाओं को खत्म करती है, डिक्लेरेशन ऑफ सिविल राइट्स को जो है वो बतलाने का काम करती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च की जो बात है वो उसके द्वारा की जाती है। ये तमाम तरह के ऐसे घटनाक्रम हैं जो नेशनल जो असेंबली है उसके द्वारा ये कहा जाता है कि करने की बात हमें दिखाई देती है। इसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पोप जो सुप्रीमेसी है उसको हटा दिया जाता है। रिलीजियस टॉलरेंस यानी जो जो कैथोलिक चर्च जो है और जो प्रोटेस्टेंट जो है उनको अधिकार देने की बात की जाती है। एफर्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो बात वो इसमें दिखाई देने लगती है। तो ये कुछ नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका घटनाक्रम हमें दिखाई देता है और श्रेणी जो व्यवस्था है गिल्ड सिस्टम है उसके अबोलिशन की बात की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो 3 सितंबर 1791 से इसकी शुरुआत होती दिखाई देती है और 14 सितंबर 1791 को इसकी इसकी जो आप इम्प्लीमेंटेशन है वो दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो लुइस 16 पर जो ट्रायल है वो शुरू होता है, एग्जीक्यूशन उसका जो है वो किया जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूरी सिस्टम जो है वो लागू करने की बात की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स ऑफ मेरिट यानी मेरिट बेस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की बात की जाती है। मिलिट्री रिफॉर्म्स की जो शुरुआत है वो ये कहा जाता है कि फ्रांस में देखने को मिलती है।
और इस तरीके से ये कहा जाता है कि एक नई तरह का जो घटनाक्रम है फ्रांस में इस समय हमें दिखाई देता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हमें लगातार ये कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके द्वारा ये कहा जाता है कि लगातार बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई देने लगता है। और इस पूरे घटनाक्रम में हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा था उसने पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक नई तरह की जो दिशा है वो देने का ये कहा जाता है कि कार्य किया, और जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में, पूरे आप ये कह सकते हैं विश्व में एक अद्भुत रेवोल्यूशन के तौर पर दिखाई देती है, जो कि अपने विशेष मापदंडों मानदंडों के कारण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आगे चलकर जैसे बूर्बो राजवंश का अंत होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन होता है, लोगों के लिए ये कहा जाता है राइट्स खोजने की, नई तरह के जो अधिकार है वो देने की बात की जाती है, धार्मिक आर्थिक जो समानताएं हैं उसकी बात हमें दिखाई देने लगती है। इन सब कारणों से हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो अपना एक जो महत्व है वो लगातार ये कहा जाता है बढ़ता जाता है, और जिसके कारण यूरोप के इतिहास में इसका एक अपना महत्वपूर्ण आप ये कह सकते हैं इम्पैक्ट या अचीवमेंट इसको हम देख सकते हैं। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आप ऐतिहासिक जो आप ये कह सकते हैं जीत है सामान्य लोगों की वो दिखाई देती है। जैसे बर्क ने भी कहा कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपना आप को प्रूव किया और एक पूरी तरीके से एक आर्किटेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। एंड ऑफ डेस्पोटिक रूल की, निरंकुश राजतंत्र के पतन की जब हम बात करते हैं वो दिखाई देता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जो है वो बनाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से लोगों की संप्रभुता के साथ दिखाई देता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन जो है, लोगों को जो मूलभूत अधिकार हैं वो देने की बात की थी। एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम जो है कि जो सामंतवाद का जो अंत है वो इस रेवोल्यूशन के साथ हमें दिखाई देता है। चेंज इन जुडिशियल सिस्टम है, जूरी सिस्टम जो है वो ये कहा जाता है कि इसके बाद लागू की जाती है, लिखित संविधान की बात की जाती है, और जो न्यायाधीश हैं उनके नियुक्ति जो है उनको भी करने की बात की जाती है। डोमिनेंस ऑफ द मिडिल क्लास, इस क्रांति में मध्यम वर्ग जो था उसका जो अपना जो प्रभाव था वो दिखाई देता है, और जो पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो प्रशासनिक जो सुधार हैं कि पूरे फ्रांस को प्रांतों, कैंटन और कम्यून में जिस तरीके से डिवाइड किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति की गई, ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तौर पर देखा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, फ्रांस के लोगों को के लिए जो भी एजुकेशन हो, उसके फायदे के लिए जो भी एजुकेशन हो, जिससे फ्रांसीसी जनता को उसके साथ जोड़ा जा सके, और जो नया साहित्य है उसकी डेवलपमेंट, उसके लिखने पर अत्यधिक जोर देने की बात की गई। प्रमोशन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड सोशलिज्म, जो हम मानवतावाद और समाजवाद की जब हम बात करते हैं, जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का एक मोटो भी दिखाई देता है, उसकी भी शुरुआत हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ देखते हैं। और इसी दो एस्पेक्ट को, यानी जो मानवतावाद और समाजवाद है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य, उन विचारों को बढ़ाने का कार्य फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें दिखाई देना लगता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फ्रांस में जो धार्मिक जो सुधार का जो घटनाक्रम है वो भी ये कहा जाता है कि फ्रांस में इसके बाद दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से रिएक्शन एंड रेवोल्यूशन इन डिफरेंट कंट्री, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिएक्शन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। इंग्लैंड प्रारंभ में इस क्रांति का समर्थक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही लुई 16 की हत्या की जाती है उसके बाद ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का विरोधी जो है इंग्लैंड होने लगता है। स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनलिज्म, कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि जो समाजवाद का प्रसार है, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी का जो प्रचार प्रसार, और इंटरनेशनलिज्म यानी कि जो हम विश्वव्यापी आप ये कह सकते हैं कि थॉट जो है उसके की जब हम बात करते हैं तो वो जो सारी बातें हैं वो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम ये कुछ इम्पैक्ट और अचीवमेंट हम बता सकते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण हमें देखने को मिलती है, और जिसके फलस्वरूप हमें कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा ज़्यादा प्रभाव जो है वो दिखाई देने लगता है। इस तरीके से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, इसको विभिन्न इतिहासकारों ने किस तरीके से देखा, इसके बारे में क्या कुछ बातें बताई गई, और कौन कौन से कारण जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में अपना योगदान देते हैं,
किस प्रकार का इसका घटनाक्रम दिखाई देता है और किस तरीके से इसके इम्पैक्ट जो हैं वो दिखाई देते हैं। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का यूरोप के इतिहास में और विश्व इतिहास में किस तरीके का योगदान जो है वो देखा जा सकता है या देखने को